आज फिर से एक नई टॉपिक के साथ मैं आपसे जुड़ी हूँ। इससे पहले हमने वैदिक संस्कृति के रहन सहन, घर की रचनाएं, उनके कपड़े, आभूषण और मनोरंजन के साधनों के बारे में चर्चा की थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैदिक संस्कृति के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं के बारे में जानेंगे। आज हम वैदिक काल के मुख्य व्यवसाय यानी कृषि के बारे में जानेंगे। उस समय खेतों की जुताई के लिए कई बैलों को एक साथ जोड़ा जाता था। हल में लोहे का फाल लगाया जाता था। अथर्ववेद में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं, कीड़ों और जानवरों का उल्लेख है और उन्हें दूर करने के उपाय भी दिए गए हैं। फसल की उपज बढ़ाने के लिए गोबर का उपयोग खाद के रूप में किया जाता था। वैदिक काल में घोड़े, कुत्ते और गाय का विशेष महत्व था। गायों को उनकी संपत्ति माना जाता था और उनका उपयोग विनिमय के साधन के रूप में किया जाता था। इसलिए लोग अपनी गायों को चोरी होने से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखते थे। घोड़े को उसकी गति के कारण बहुत महत्व दिया जाता था। वैदिक लोग घोड़ों को प्रशिक्षित करने और उन्हें रथों में जोतने में कुशल थे। उस समय के रथ तीलियों वाले पहियों के साथ बनाए जाते थे, जो ठोस पहियों की तुलना में हल्के और तेज होते थे। घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले ये रथ एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सहायक होते थे। तो इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन से जुड़े और भी व्यवसाय उत्पन्न हुए। इन व्यवसायों में जो कार्य आवश्यक होते थे, उन्हें पूरा करने के लिए कुशल कारीगर और पशुपालन से जुड़े लोग काम करते थे। इन लोगों ने स्वतंत्र संगठन बनाए, जिन्हें श्रेणियां या गिल्ड कहा जाता था। इन श्रेणियों का नेतृत्व करने वाले प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता था। धीरे धीरे कुशल कारीगरों का महत्व कम होता गया और उनकी स्थिति समाज में द्वितीय श्रेणी की हो गई। और इसी संस्कृति में वर्णों का विभाजन हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों ने मुख्य रूप से अपनी जगह बनाई। प्रारंभ में लोगों के व्यवसाय उनके वर्ण के आधार पर तय होते थे, लेकिन बाद में ये जन्म के आधार पर तय होने लगा। इसी प्रक्रिया से जाति प्रथा की शुरुआत हुई। जाति प्रथा ने समाज में असमानता को जन्म दिया। इन्हीं 4 वर्णों के आधार पर जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया, जो जन्म से मृत्यु तक मार्गदर्शन प्रदान करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम ये जीवन का पहला चरण था। इस समय व्यक्ति गुरु के साथ रहकर उनकी शिक्षा को ग्रहण करता था। ये सीखने और अनुशासन का समय होता था। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करने के बाद ये दूसरा चरण शुरू होता था। इसमें व्यक्ति अपनी पत्नी, परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता था। वानप्रस्थ आश्रम तीसरा चरण था, जिसमें व्यक्ति गृहस्थ जीवन से अलग होकर एकांत में साधारण जीवन बिताने की ओर बढ़ता था। संन्यास आश्रम ये चौथा और अंतिम चरण था। इस चरण में व्यक्ति को सभी संबंधों का त्याग कर जीवन के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करना होता था। उसे किसी एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए और घूमते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार इन 4 आश्रमों के माध्यम से वैदिक संस्कृति में आदर्श जीवन का मार्गदर्शन दिया गया था। वैदिक काल में अनेक धार्मिक प्रथाएं थीं। इन प्रथाओं में सूर्य, वायु, वर्षा, तूफान, नदियां, बिजली जैसी सभी शक्तियों को प्रकृति के भागवती देवताओं का रूप दिया गया था और इनकी पूजा की जाती थी। वैदिक काल में इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों के लिए प्रार्थना की जाती थी ताकि वे जीवन भर संजीवित रहें। यज्ञ, जो मुख्य धार्मिक प्रक्रिया थी, में देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से आहुतियां दी जाती थीं। प्रारंभ में यज्ञ बहुत सामान्य होते थे, लेकिन समय के साथ यज्ञ के नियम और अधिक कठिन होते गए। पंडितों की भूमिका भी यज्ञ में बढ़ती गई। वैदिक काल के लोग सोचते थे कि गर्मी के बाद बारिश कैसे होती है और बारिश के बाद सर्दी कैसे आती है। उन्हें पता था कि लोग अपने अनियमित आचरण के कारण प्रकृति के ऋतु चक्र में बदलाव ला रहे हैं। इस कारण वे प्रकृति का विशेष ध्यान रखते और उसकी देखभाल के लिए हमेशा प्रार्थना करते थे। उनका उद्देश्य था कि यह ऋतु चक्र हमेशा स्वच्छ और संतुलित बना रहे। अभी हम वैदिक संस्कृति की राजनीतिक प्रणाली पर नजर डालने वाले हैं। इसमें हमें ये समझ आता है कि उस समय जो लोग रहते थे, उन्होंने अपनी सामाजिक संरचना को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठित प्रणाली विकसित की थी। वैदिक काल में ग्राम का नेतृत्व ग्रामणी के हाथ में होता था।
ये ग्राम का मुखिया होता था, जो अपने गांव के सभी कार्यों और समस्याओं को संभालता था। कुछ ग्रामों का समूह मिलकर विष बनाते थे और इसका प्रमुख विषपति कहलाता था। कई विष मिलकर जना का निर्माण करते थे। जब ये जना एक निश्चित क्षेत्र में बस जाते थे तो उसे जनपद कहा जाता था। जनपद का प्रमुख राजा या नृपा होता था। राजा का मुख्य कार्य लोगों की रक्षा करना, कर वसूलना और प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाना था। राजा के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके पास कई अधिकारी होते थे। पुरोहित, पुजारी धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों को देखने के लिए। सेनापति, सेना का प्रमुख, जो युद्ध और सुरक्षा का जिम्मा संभालता था। भागदूग, कर वसूलने वाला अधिकारी, जो राजा के हिस्से की उपज एकत्र करता था। राजा को मार्गदर्शन देने के लिए 4 संस्थाएं थीं। सभा, इसमें राज्य के वरिष्ठ और अनुभवी लोग शामिल होते थे। समिति, यह आम जनता की सभा थी, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार था। विदत, इसमें महिलाएं भी भाग लेती थीं और यह सामाजिक व धार्मिक कार्यों से जुड़ी थी। बाद में वैदिक संस्कृति में स्मृति और पुराणों की रचना हुई। ये वेद, स्मृतियाँ, पुराण और परंपराएं मिलकर हिंदू धर्म की नींव बनी। इस प्रकार वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली संगठित, सहभागी और संतुलित थी, जो समाज को एकजुट रखने में सहायक थी। वैदिक संस्कृति में स्मृति, पुराणों और स्थानीय परंपराओं पर आधारित धार्मिक धारा विकसित हुई, जिसे बाद में हिंदू धर्म कहा गया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।